बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आपकी बात मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता के सेमीफाइनल का शंखनाद हो चुका है। एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीट के लिए यहां उपचुनाव होना है। चुनाव के परिणाम से मौजूदा हालात में भले ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन निकाय और पंचायत चुनाव के साथ ही 2023 में होने वाले महासमर पर इसका जबरदस्त असर होगा। इसलिए बीजेपी ने उपचुनाव के लिए मंत्रियों की पूरी फौज उतार दी है, तो वहीं कांग्रेस भी दमोह मॉडल के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। दावेदारों के नामों और चुनावी रणनीति पर दोनों दलों में मंथन चिंतन तेज हो चुका है और ऐसे में दिल की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। आज इसी पर करेंगे आपकी बात। आइए सबसे पहले देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में किस तरह से घमासान छिड़ गया है। अभी चुनाव होने हैं, अभी बहुत कुछ चीजें तय होनी बाकी है, लेकिन हमले दोनों ने एक दूसरे पर शुरू कर दिए हैं। चुनाव लड़ना और लड़ाना राजनीतिक दलों का काम भी है और यही उसके रणनीति का कुछ हिस्सा भी। इसलिए संगठन की परंपरा के अनुसार हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को कुछ जगह पर जवाबदारी दी गई, जिससे हम उस चुनाव के इलेक्शन का प्रबंधन और उस इलेक्शन के प्रबंधन से हम मध्य प्रदेश की सरकार और संगठन पूरी ताकत से चुनाव लड़कर ये चुनाव अच्छे वोटों से जीते, इसके लिए योजना बन रही है। मुझे लगता है कि पार्टी में सब कार्यकर्ता अपने हिसाब से काम भी करते हैं, दावेदारी भी होती है और पार्टी का संगठन उसमें निर्णय करता है और निर्णय पर पार्टी ही चुनाव लड़ती है, कमल का फूल चुनाव लड़ता है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने 29 तारीख को जो प्रदेश में आगामी माहों में होने वाले 3 विधानसभा के चुनाव और 1 लोकसभा जो खंडवा है उसके चुनाव के संदर्भ में मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में इन चारों जो हमारे क्षेत्र हैं वहाँ के प्रभारी रहेंगे, वहाँ के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे, वहाँ के जो हमारे माननीय विधायक हैं या जो प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा लोकसभा के वो रहेंगे और चारों जो हमारे फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन हैं, युवक कांग्रेस, महिला विभाग, सेवा दल, छात्र संगठन, उनके जिला प्रभारी रहेंगे। इस बैठक में चुनाव की रणनीति पर विचार किया जाएगा और हम चारों सीटें जीतेंगे। तो आइए अब देखते हैं क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। हमारे आज के सवाल हैं, मध्य प्रदेश में सत्ता के सेमीफाइनल का हो चुका है शंखनाद। मंत्रियों की फौज बीजेपी ने उतारी और कांग्रेस ने भी कर ली है तैयारी। जी हां, ये हमारे आज के सवाल हैं। मंत्रियों की फौज बीजेपी ने उतारी, कांग्रेस की भी है तैयारी। दावेदारों पर मंथन, बीजेपी कांग्रेस में हो रहा है जबरदस्त चिंतन। ये हमारे आज के सवाल हैं। और अब ये कि क्या वाकई में ये चुनाव इतने महत्वपूर्ण हैं कि अब जीते तो जग जीते, ये बड़ा सवाल है। सीधे रुख करेंगे हम अपने खास मेहमानों के पैनल का। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हितेश वाजपेयी जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और सतीश एलिया जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सतीश जी, आपका बहुत स्वागत न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं राकेश जी के पास आना चाहता हूं। राकेश जी, क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव हैं ये इतने महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव, सब पर इनका इंपैक्ट होगा और ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि ट्रेलर होंगे उनके? निश्चित रूप से जो विधानसभा के जनरल इलेक्शन होना है उसके लिए कहा जा सकता है कि ये सेमीफाइनल है, क्योंकि इसके बाद 2 वर्ष और बचते हैं जो जनरल इलेक्शन होंगे। मैं अभी मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था। उन्होंने कल बैठक में कहा है कि इन उपचुनावों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार। तो इससे साफ ये लगता है अभिलाष जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गुरु सर चढ़ के बोल रहा है कि जनता चाहे हराए या जिताए, जैसे दमोह का चुनाव आया 18,000 से भारतीय जनता पार्टी खेत रही, और वैसे ही माननीय शिवराज सिंह जी का गुरूर ये सर चढ़ के बोल रहा है जनता के खिलाफ कि आप भले ही हमारे खिलाफ जनमत दे दें, हमारी सरकार को कोई आंच नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक एक चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और जनता की नब्ज को पकड़ने वाला होता है। तो ये जो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का चुनाव,
ये निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस का कार्यकर्ता जैसे दमोह में लगा था उसी तरीके से लगेगा और कांग्रेस को विजयी बन पाएगा। कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठापूर्ण लड़ाई है, कांग्रेस के लिए सेमीफाइनल है और कांग्रेस अपना पूरा जितना शक्ति लगा सकती है, जो भी एफर्ट है उसके पास, वो इन उपचुनाव में पूरा अभिलाषी लगाएगी और हम विजय हासिल करेंगे चारों सीटों। ठीक है हितेश जी, आपको क्या लगता है कितने महत्वपूर्ण ये चुनाव हैं सर? और कोविड के बाद एक बहुत स्वाभाविक सी जो दिक्कतें हैं सरकार को लेकर, सिस्टम को लेकर, लोगों में जो आक्रोश था, असंतोष था, उसको कैसे काउंटर करेंगे इन चुनावों में सर? देखिए, पहली चीज तो मैं क्लियर कर दूं कि माननीय राकेश जी ने मुख्यमंत्री जी के बयान का एक हिस्सा ले लिया। तो उनका ये मंतव्य था कि इन 3 चुनावों से संख्या बल के आधार पर सरकार में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो उसको शायद राकेश जी ने बहुत दिल से लगा लिया, क्योंकि क्या होता है, कांग्रेस अपनी जो अनुकूल चीजें रहती है उसको दिखाई देती है तो उसको तो पकड़ लेती है और प्रतिकूल भूल जाती है। और इसीलिए यही कारण है कि आज प्रतिकूल परिस्थितियों में कांग्रेस खड़ी ही नहीं हो पा रही है, बर्बाद है। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, सोचिए चौधरी राकेश सिंह जी मध्य प्रदेश में रहते हैं, अजय सिंह यही रहते हैं, सुरेश पचौरी यही रहते हैं, टिकरा जी यही रहते हैं। कसम एलिया साहब की पत्रकारिता की कि 15 महीने में 15 दिन बता दो कमलनाथ जी मध्य प्रदेश रहे हो, तो मध्य प्रदेश की जनता क्यों कमलनाथ जी पे विश्वास करे जो उनके बीच ही नहीं रहते, जो रहते भी। आज श्रावण सोमवार है, आपने देखा है मुख्यमंत्री जी वहां उज्जैन पहुंचे, लोगों के बीच रहे, पूजा पाठ किया। कमलनाथ जी कहाँ है बता दो, एक चित्र बता दो आप। और ऐसा हम हमेशा पूछते आए हैं और पूछते रहेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस की बहुत बड़ी कमजोरी है कि कांग्रेस एक पलायनवादी और अनुपस्थित पार्टी है। वो केवल सीधे सत्ता में आना चाहती है, लेकिन विपक्ष का रोल अदा नहीं करना चाहती। इसलिए जो आपने कहा अभिलाष जी कि जनता के जो विषय हैं, वो चाहे हम पक्ष में हो या हम कमलनाथ जी के समय 15 महीने विपक्ष में रहे हों, वो रोल भारतीय जनता पार्टी बेहतर अदा करती। यही बात हमको लोगों को पहुंचानी है। और रहा सवाल दमोह का, तो भाई जो कमी हमारी क्षमता और दक्षता में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की दमोह में रह गई है, फिर मैं एलिया जी का थोड़ा सा सहारा लूंगा, उस कमी को हम नहीं चाहते कि किसी भी रूप में राकेश जी को मुस्कुराहट का मौका मिले, क्योंकि साहब कांग्रेस में तो इतनी ताकत नहीं थी कि 17,000 से हमें हरा देती, नहीं थी वह, ये सब लोग जानते हैं। भाई 1951 से लेके आज तक यदि उस क्षेत्र की आप रचना को पकड़ेंगे तो बहुत कम मार्जिन से वहां की सीट का निर्धारण होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी अप्रोच में हमें बेहतर करने की जरूरत है, और अभिलाष जी हम वो करने का प्रयास कर रहे हैं। हम पक्ष में हो, विपक्ष में हो, चुनाव में हो या ना हो, हम जनता के बीच रहते हैं। हमारा घर यही है। हम पता बता सकते हैं, कोई भी हमारे से कभी भी मिल सकता है, लेकिन कोई उड़कर यदि कमलनाथ जी को ले आए, क्योंकि कमलनाथ जी सदैव प्रवास पर रहते हैं, कहाँ, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में वो एक प्रवासी है, पैराशूट नेता है, और इसका लाभ हमें जरूर मिलेगा। ठीक है सतीश जी, क्या आपको लगता है कितना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये उपचुनाव? क्योंकि दमोह देखिए उपचुनाव ऐसा था जो जिसे लेकर के कांग्रेस को एक तरह से कहा जाए कि प्राणवायु मिल गई, और अब क्या उस मोमेंटम को कांग्रेस बरकरार रख पाएगी, या आपको लगता है कि नहीं, बीजेपी गलतियां बार बार नहीं करती है और इसीलिए शायद वो देश की इस वक्त सबसे सफल पार्टी है कि वो अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सीख ले लेती है? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि 365 दिन चुनाव के मोड पर रहती है। तो बीजेपी की खासियत ये है, वो 365 दिन, राकेश भाई भी बीजेपी में कुछ दिन रह के आए हैं, तो उनको भी इसका अनुभव होगा, और उनके भाई भी बीजेपी के विधायक रहे हैं, राकेश चतुर्वेदी जी के, तो उनको भी इसका अनुभव होगा कि तो वो 365 दिन बीजेपी चुनाव के मोड में रहती है। बावजूद इसके दमोह में जो हार हुई है बीजेपी की, वो कई मायने में महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिहाज से भी और बीजेपी के लिहाज से भी। बीजेपी के लिहाज से इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत वहां लगा दी। जो उनके नवोदित अध्यक्ष थे बीडी शर्मा जी, उन्होंने खुद वहां मोर्चा संभाला हुआ था। वहां के जो सांसद हैं प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं और बड़े पावरफुल नेता माने जाते हैं, और वो जहां जहां जाते हैं वहां जीतते हैं। वो अलग अलग सीटों से लोकसभा में जा चुके हैं, वो भी वहां मौजूद थे। बीजेपी के और भी मंत्री, गोपाल भार्गव पड़ोस के क्षेत्र के विधायक भी हैं, वो भी वहां मौजूद थे। इसके बावजूद वो बीजेपी की हार हुई। उसके कारण हम सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उस को लेकर नाराजगी थी, जो कांग्रेस से आया था और बीजेपी के टिकट पर फिर से वो चुनाव मैदान में था।
तो वो बीजेपी की एक किस्म से लेवल पे तो हार है कि कांग्रेस के लोगों को एक साथ बीजेपी में ले आना, फिर उनको दोबारा से प्रत्याशी बनाना। हालांकि बहुत सारे लोग जीत गए और फिर से वो मंत्री बन गए। तो अब उपचुनाव में देखना होगा कि प्रत्याशी कौन रहेंगे उपचुनावों में। खंडवा में तो नंद कुमार सिंह जी अब रहे नहीं, इस वजह से चुनाव हो रहा है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के ही किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा कांग्रेस से आए व्यक्ति के बजाय। लेकिन जो और सीटों पे जो उपचुनाव होने हैं वहां प्रत्याशी कौन रहेगा, और अंदरूनी समीकरण जो भाजपा का है कांग्रेस के बहुत बड़े वर्ग के आने के कारण वो एक किस्म का उसके अंदर एक लेवल पे कहीं एक कांग्रेसीकरण भी बीजेपी के अंदर आ गया है। वो कितना सेटिस्फाइड होगा, कितना वो भाजपा में एक सार वो हो पाएंगे उपचुनाव तक, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन संख्या बल से असर न पड़े, सरकार नहीं रहे, सरकार की सेहत पे कोई फर्क ना पड़े उपचुनाव के नतीजे से, लेकिन निश्चित रूप से जो आगे आने वाला आम चुनाव होगा वो भी बहुत दूर, ऐसा लगता है कि हम बीच की स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अगले उपचुनाव विधानसभा चुनाव की भी दोनों पार्टियां रणनीति बना रही होंगी। तो निश्चित रूप से ये दोनों पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी 365 दिन तैयारी में रहती है, तो एज बीजेपी का रहता है, एक उसकी बढ़त रहती है बीजेपी की हमेशा। कांग्रेस भी उस मोड में आना चाहिए। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि नेता प्रतिपक्ष वही है, प्रदेश अध्यक्ष वही है और वही मुख्यमंत्री थे। तो कांग्रेस में इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं एक कलह की स्थिति अंदर खाते में भी रहती है और कई बार वो बाहर भी आती है। तो अपनी कलह को कितना एकजुट कर पाती है कांग्रेस, और बीजेपी जो दमोह से क्या सबक लेती है, इस पर निर्भर करेगा। ठीक है राकेश जी, कौन से ऐसे मुद्दे लेकर के कांग्रेस जाने वाली है जनता के बीच में जो आपको लगता है कि श्योर शॉट आपको जीत दिला देंगे, और जिनको लेकर के पूरा भरोसा है आपको, वो सरकार की विफलता होगी या फिर कांग्रेस की एकजुटता होगी, या बुरे वक्त में कांग्रेस ने जनता की आवाज उठाई वो मुद्दे होंगे? क्या ऐसे असल मुद्दे रहेंगे 2-3 जो इस बार तुरुप का इक्का होंगे कांग्रेस के लिए? सर मैं बिल्कुल मुद्दे पे बात करूंगा जी, लेकिन उससे पहले अपने भाई वाजपेयी साहब की बात का थोड़ा सा रिप्लाई करना चाहता हूँ। बिल्कुल। कि भाई शिवराज सिंह जी चौहान आज पहले सोमवार को उज्जैन पहुंचे, देर से गए भले ही, कमलनाथ जी बहुत पहले हो आए थे कोविड के तुरंत बाद। चलो देर आए तो महाकाल की याद आई शिवराज सिंह जी, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। कमलनाथ जी ज्यादातर मध्य प्रदेश में रहते हैं, ये सभी लोग। मैं भाई सतीश सिंधिया साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कांग्रेस बीजेपी 365 दिन इलेक्शन मोड पर है। इसको मध्य प्रदेश के बेरोजगार लोगों की चिंता नहीं है, इसको कोविड से लोग ऑक्सीजन से मरे उसकी चिंता नहीं रही। आज 4 महीने से शिक्षक लोग अपने डॉक्यूमेंट्स, हमेशा कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बुला लेते हैं। 4 महीने से शिक्षकों को नियुक्तियां नहीं दे रहे जो क्वालिफाई कर चुके। मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये लोग इलेक्शन मोड में ज्यादा रहते हैं, काम करने के मोड में कम रहते, और वो उनको मुबारक हो। आपने जो बात कही है मैं उस पर आना चाहता हूं। ठीक, कि कांग्रेस के मुद्दों को लेकर आप देखिए कितना हास्यास्पद बयान है कि अमेरिका ये कह रहा है कि 50 लाख लोगों से ज्यादा की मृत्यु हुई कोविड, और सबने देखा ऑक्सीजन के लिए लोग कैसे तड़प के प्राण अपने दे दिए, और वहां देश वहां प्रदेश, यहाँ के सम्मानीय स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं खत्म। ये मुद्दा लोगों को घर कर गया है, लोगों के परिवार के लोगों की जाने गई, पड़ोसियों की जाने गई, रिश्तेदारों की जाने गई है। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि ये सरकार हत्यारी सरकार है जिसने प्रदेश में कोई व्यवस्था नहीं की कोविड से लड़ाई लड़ी। दूसरा मुद्दा बेरोजगारी, जो मैं कह रहा हूं कि हमेशा चुनाव के मोड पर रहते हैं, कभी रोजगार को देने के मोड पर नहीं आते, कभी अपनी बात को जबान से कह दें कि हम जो अतिथि विद्वान है उनको नियमित करेंगे। ये वाजपेयी जी का ही बयान मुझे अच्छी तरह याद है, और भाई हमारे आदरणीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा था पहली बार अतिथि विद्वानों के बीच में जाके, जब वो धरने पे बैठे थे और कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने पहला स्लोगन वही कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है, और जिस दिन आ जाएगा टाइगर उस दिन आपको नियमित करें। तो मैं समझता हूं करीब 18 महीने होने को आए। मुख्य चुनाव में मुद्दे रोजगार रहेगा, मुख्य चुनाव में मुद्दा ये रहेगा कि कोविड में आप असफल हुए लोगों की मदद करने में, और तीसरा मुद्दा बहुत बड़ा बन रहा है जो आज मैं कह रहा हूं कि इस प्रदेश को मंत्रियों को लूटने के लिए छोड़ दिया है ट्रांसफर पे। आप भोपाल में देख लो, मंत्रियों के यहाँ दुकान और दलालों की लाइन लगी हुई है। अभिलाष जी भाषण हो जाएगा सर।
नहीं, बस आ रहा हूँ। चुनावी भाषण हो गया। लिए मंत्रियों के बंगले के बाहर घूम रहे हैं। अरे छोड़िए, तीसरा मुद्दा अभिलाष, 80,000 ट्रांसफर किए थे आपने। ठीक है राकेश जी, आपके आरोपों का जवाब ले लेते हैं। हितेश जी प्लीज। देखिए, मैं राकेश जी को बहुत सम्मान करता हूं और राकेश जी ने वो सब विषय बताया अभिलाष जी, मैं सहमत हूं। इन सब विषयों में विपक्ष का नेता है कहाँ? राकेश जी बहुत चतुर नेता है, ध्यान रखिएगा, साहब चतुर्वेदी हैं वो। तो बहुत आप ध्यान रखिएगा, चारों वेदों के ज्ञाता है और बहुत सलीके से वो कमलनाथ जी के सामने चुनौतियां रख देते हैं कि एक भी आप सेल्फी या फोटो दिखाइए जब बेरोजगारों की समस्या में रोशनपुरा चौराहे पे या ग्वालियर के या जबलपुर के इंदौर के किसी चौराहे पे कमलनाथ जी डंडा लेके बैठे हो। कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के विपक्षी पार्टी होने के नाते उसके अध्यक्ष हैं, विधानसभा में विधायक दल का कोई मुख्य सचेतक नहीं है, तो मान के चलिए कि कमलनाथ जी हैं या फिर सलूजा साहब हैं, दो में से कोई ना कोई एक है। और भी जिससे पद दे सकते, तुम ही हो माता च पिता, तुम ही हो बंधुश्च सखा, तुम ही हो, पर नाथ हो कहाँ? आपके बिना कांग्रेस तो अनाथ है। तो अब ये विषय से कांग्रेस कितने, देखिए चतुर्वेदी साहब, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ साहब इनका कि ये सच्चे कांग्रेसी है, किस प्रकार से उन्होंने रखा। फिर दूसरा कोविड, बहुत अच्छा बोला, कहाँ है कमलनाथ, कहाँ थे कमलनाथ, ये बताइए। किसी अस्पताल में कोई फोटो दिखा दीजिए आप उनका, कहीं पर दिखा दीजिए किसी की शव यात्रा में या किसी के घर गए हो, आपको नहीं दिखेंगे, कहीं पर भी नहीं दिखेंगे। और बहुत अच्छा कहा उन्होंने, वो तो पहले ही हुआ है, मतलब वो 4 दिन के लिए हवाई जहाज से आते। मैं बता देता हूँ ना उज्जैन कैसे आए वो, उनको तो याद होगा निमावर के लिए आए थे, इलिया साहब याद करा देंगे। तो अच्छा, वो कमलनाथ नकुलनाथ को भी वो छोड़ते नहीं आजकल, वो साथ में लेके जाते हैं। प्रवास पर छिंदवाड़ा आते हैं, प्रवास पर दोनों पिता पुत्र आते हैं और उसी से प्रवास पर निकल जाते हैं हवाई जहाज से। जहां हवाई पट्टी होती है वहां उतरते हैं, वो भी तय महीने में 2-3 दिन 4 दिन, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। आज मैं और आप बात कर रहे हैं तो राकेश जी भी नहीं बता सकते वो है कहाँ और कर क्या रहे। क्या वो बेरोजगारी के लिए कोई थीसिस लिख रहे हैं, क्या वो ट्विटर पर अतिथि विद्वानों के लिए कुछ मांग कर रहे हैं? ये वही शिक्षा कर्मी हैं जिनको दिग्विजय सिंह ने टेंट लगा के मारा था साहब। मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि 2003 का चुनाव हमने भी लड़ा था साहब, पलट दिया था। और उसके बाद यदि 4 कैडराइज किया है, 4 वर्गीकृत उनको किया है, तो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया है उन संविदा शिक्षकों को। तो मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समस्याओं की कमी है, लेकिन उस समस्याओं का रिप्रेजेंटेशन जो चौधरी साहब ने कहा है वो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस नहीं कर पा रही है। केरवा कोठी के आसपास आप बता दीजिए। चलिए अजय सिंह कहाँ है आज बता दीजिए, नंबर 2 नेता प्रतिपक्ष रहे और चौधरी साहब जी ने तो उनको बड़ा तगड़ा झटका दिया था, आज तक नहीं भूले हैं उसको। तो आप मुझे बताइए, चौधरी साहब ने सही फैसला लिया था, बाजू में खड़े अजय सिंह आज तक गायब है, विश्वास लेकर आए थे, वो भी नहीं है। तो है कौन, ये तो बताइए साहब। ठीक है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है जो चौधरी साहब ने कैनवास ऑफ जो एक खड़ा किया है लोगों की विषयों को लेकर, हु इज रिप्रेजेंटिंग दोस थिंग्स। ठीक है, मैं आऊंगा सर, इस सवाल पर आऊंगा मैं जी। सतीश जी मैं आपसे ये सीधा सवाल करना चाहता था, मैं जानना ये चाह रहा हूं कि बीजेपी के पक्ष में कौन से फेवर में उनके मुद्दे नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में कौन सी हवा बह रही है जो इस चुनाव में लग रहा है कि उनके लिए काम कर सकती है। क्योंकि कोविड के बाद जो हालात बने हैं वो किसी भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जहां कांग्रेस की सरकार है उसके प्रति नाराजगी है, जहां बीजेपी की सरकार है उसके प्रति असंतोष है, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं। अभूतपूर्व परेशानी, महामारी हमने देखी है। तो ऐसे में दोनों पार्टियों के फेवर में कौन से बिंदु, कौन से मुद्दे जाते हैं सर, उस पर थोड़ा आप जरा प्रकाश डालें। देखिए क्या होता है, एक विधानसभा का जो आम चुनाव होता है या लोकसभा का, और उपचुनाव के मुद्दे एक जैसे नहीं होते हैं जी। इस स्तर के मुद्दे निश्चित रूप से उपचुनाव में रहते हैं, लेकिन उस विधानसभा क्षेत्र के पर्टिकुलर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां का क्या मुद्दा है वो ज्यादा भी उसमें होता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां स्थानीय स्तर पर क्या मुद्दा है, जो जिस वजह से चुनाव हो रहा है उसके कारण किसी दल विशेष से नाराजगी है, वहां का जो विधायक रहा है या वहां से कोई मंत्री रहा है उसका क्या कामकाज रहा है। 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी की भी है, 15 महीने के दौरान उस विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति रही है। बीजेपी की सरकार से बेहतर काम किया था 15 महीने के दौरान, या 15 महीने के बाद जो बीजेपी की सरकार आई है उन्होंने कोई काम किया, या किसी ने भी कोई काम नहीं किया और समस्याएं यथावत है और भाषण हर चुनाव में जीतने के बाद, वोट लेने के बाद फिर वहां जाकर वो समस्याएं हल नहीं होती। तो स्थानीय स्तर पर हमको विधानसभा में देखना पड़ेगा।
लोकसभा क्षेत्र का भी उपचुनाव चूंकि बड़ा होता है, उसमें राष्ट्रीय मुद्दे से प्रभावी हो सकते हैं जी। कोविड की जहां तक बात है, तो कोविड का तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश में भी कोविड का बहुत प्रकोप रहा और पूरे देश में हमने देखा कि बहुत सारी जो व्यवस्थाओं का जो दावा किया गया था, वो व्यवस्थाएं अपर्याप्त रही। और अब ये जो कहा कि ऑक्सीजन से कोई मृत्यु नहीं हुई है, एक ऑफिशियल जवाब जो विधानसभा और लोकसभा में हम देखते हैं, उस तरह के राकेश जी भी मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी देखा है, एक ऑफिशियल जवाब पढ़ दिया जाता है। तो वो कोरोना वाला मुद्दा बन पाएगा कितना बड़ा कह नहीं सकता। हालांकि राकेश जी ने उसको पहले नंबर पे लिया है, वो कितना मुद्दा बन पाएगा उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां उपचुनाव होने हैं या लोकसभा में, कह नहीं सकते। लेकिन ये बात तय है कि लोगों के सामने समस्याएं तो रहती ही हैं क्षेत्र में, लोग चुनाव उनके सामने का अवसर होता है कि वो उस पर जवाब दें। राकेश जी, ये सीधे सीधे कहने का सतीश जी का मतलब ये है, और जो हमें भी फील होता है बीइंग अ मीडिया पर्सन, कि समस्याएं तो हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, चुनौतियां भी हैं सरकार के सामने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन समस्याओं, चुनौतियों और जनता के बीच में कांग्रेस को जहां खड़ा होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए हो या समाज सेवा के लिए हो, वो वहां नजर नहीं आती, जिसको लेकर के बार बार हितेश जी आरोप लगा रहे हैं। कहां है सर आपके बड़े बड़े दिग्गज नेता? क्यों बड़ा आंदोलन नहीं करते? कमलनाथ जी ने पहले कह दिया कि इतने लोगों की मौत हुई, बाद में जब उनसे सबूत मांगे गए तो वो चीजें फिर हवा हो गई। फिर कई चीजें ऐसी होती है जिसको लेकर के बहुत ऐसा लगता है कि कांग्रेस कुछ करेगी, लेकिन जमीन पर नहीं दिखता सर। कांग्रेस जमीन की लड़ाई क्यों भूल गई है? और जब तक वो जमीन की लड़ाई नहीं लड़ेगी, दिखेगी नहीं हमें प्रदर्शन करती हुई, विरोध करती हुई बहुत जबरदस्त तरीके से, कैसे काम चलेगा? देखिए राष्ट्र अमेरिका ने ये कहा कि 5 लाख से ज्यादा लोगों की कोविड से मृत्यु हुई। एक समाचार समूह ने ये कहा कि इतनी लाशें गंगा में तैरती हुई मिली। और अगर कमलनाथ जी ने ये कहा कि यहाँ भी हजारों मृत्यु हुई, अब इसके क्या प्रमाण चाहिए? जहां तक राजनीति के विषयों की बात कर रहे हैं, आपने भी उस प्रश्न को दोहराया है कि कांग्रेसी कहां दिख रहे हैं। कांग्रेसी संगठनात्मक रूप से पूरे और दमों में कहां नहीं दिखे थे कांग्रेस। एक पूरी फहरिस्त थी मंत्रियों की, गली गली घूमते रहे और वो कह रहे हैं कि साहब ये हमारा कैंडिडेट खराब था। जी नहीं, आपका कैंडिडेट बहुत प्रतिष्ठापूर्ण था और बड़े बड़े दिग्गज केंद्रीय नेता आपके वहां लगे थे। मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत लगा दी थी, ठीक है, और जनता ने आपको वहां नकार दिया। कांग्रेस के नेता सब एक्टिव हैं, सब साथ में हैं। अब आप ये कहना चाहते हो कि कोविड के दौर में भी प्रदर्शन कहाँ नहीं किए? जहां आवश्यकता हुई वहां ज्ञापन दिए गए। और बार बार भाई वाजपेयी जी बहुत कमलनाथ जी से प्रभावित हैं कि कमलनाथ जी बहुत अप्रवासी हैं। जब मैं समझता हूँ शिवराज सिंह राजनीति में एक्टिव भी नहीं थे, तब वो शख्स छिंदवाड़ा से 1980 में सर वो 15 दिन बता दीजिए जो 15 महीने में मध्य प्रदेश रहे हैं। मैं अपना सारे वाक्य वापस ले लूंगा। कोई भी 15 दिन ऐसा है, आप 15 दिन की बात कर रहे हो, वो लगातार हमेशा मध्य प्रदेश में रहे और आप जवाब नहीं दे रहे। ऐसा नेता नहीं मेरे को 15 दिन बता दीजिए कि 1 जनवरी से 15 जनवरी मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि प्रभात झा कहाँ है, ढूंढ के लाइए, मिल जाए तो मुझे मैं इनाम दे दूंगा आपको। आप यदि भोपाल में तो सुबह मिलवाता हूं मैं आपको। ये लिस्ट गिनाने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है भारत केदारनाथ शुक्ला का क्या हासिल हो रहा है। नहीं सर, चौधरी साहब चौधरी साहब वक्त कम है, वो यहीं पर है। चौधरी साहब वक्त कम है, मैं 10-15 सेकंड में आपका एक फाइनल रिएक्शन चाहूंगा। चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि वाकई में कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी? क्योंकि कांग्रेस की एकजुटता को लेकर बार बार विपक्ष सवाल उठाता है, और एकजुट होकर लड़ेगी तो क्या ये जो बड़े चेहरे हैं सर, बड़े चेहरे अरुण यादव हैं, अजय सिंह हैं, दिग्विजय सिंह हैं, कमलनाथ हैं, तमाम जो बड़े चेहरे हैं, क्या वो हमें एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे और कब से आएंगे सर, ये भी जानना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस हमेशा एकजुट है। ये विपक्ष का एक शगुफा रहता है कि साहब इनमें ये गुट है, ये गुट है। तो सर आप मैसेज दीजिए ना पब्लिक को साथ आकर। 1920 में टूटी क्यों? नहीं सर, आप प्रश्न का जवाब हितेश जी वक्त कम है सर, मैं सवाल ले रहा हूँ। जी बोलिए चौधरी साहब। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, कांग्रेस संगठित है और संगठित होकर चुनाव लड़ती है और सब में एक दूसरे के प्रति सम्मान है। और ये बात कहीं भी दोहराने वाली नहीं है कि जो नेता अलग अलग है,
जब जरूरत पड़ती है सब एक मंच पे भी दिखते हैं और समय आएगा बीजेपी को तैयार रहना चाहिए। सर, आप ये चुनाव सभी के नेता भी साथ हैं और नहीं, सशक्त ठीक है, बात पे ये बोलना ठीक है चाह सर, रहे हैं। ठीक है। हितेश जी लास्ट पर 20 मैं सेकंड तो है हितेश पूछ जी। रहा हूं। हितेश जी आपके पास देखिए, क्या, हितेश जी लास्ट 20 सेकंड है सर, क्या मुद्दे रहेंगे जनता के बीच में इन उपचुनावों में लेकर के जाने के लिए? बस 20 सेकंड। देखिए, हमारा तो मानना यही है, कोरोना में कहाँ थे कमलनाथ, कब आओगे मेरे प्रिय कमलनाथ मध्य प्रदेश। ठीक हम है। और उसके बाद जो जनता से जुड़े विषय जो आपने बताया उसको तो हम एड्रेस करेंगे भाई। 2.5 साल 3 साल हमारी सरकार है ही आगे, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम उसका एजेंडा बनाएंगे, उस पर काम करेंगे। तो वो देखो, वो अपेक्षा तो जनता को भी पता है, इन्हीं को पूरी करनी है। ठीक है। बाकी हम देखिए, हम कांग्रेस को पूरा एक्सपोज करेंगे। ठीक है। मैं वो 15 दिन आज भी ढूंढ रहा हूं जब कमलनाथ जी थे। यदि मेरे को ट्वीट करके भी कोई बता देगा कि इतनी तारीख से इतनी तारीख से, को 15 दिन होते हैं। लीजिए भाई, कोई कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुक रखने वाला शख्स अगर सुन रहा है तो हितेश जी तक ये जानकारी पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी चीज है जो बार बार हितेश जी कह रहे हैं। खैर, मैं सतीश जी के पास आता हूं, अंतिम 20 सेकंड है सतीश सर आपके पास। मैं ये जानना चाह रहा था सर, क्या आपको लगता है कि अभी, हालांकि बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आप जैसे मूर्धन्य पत्रकार से मैं पूछने की जरूरत कर सकता हूं, क्या आपको लगता है कि इस वक्त किसके पास एज नजर आ रहा है सर आपको? सरकार चूंकि है, उपचुनावों में सरकार के प्रति झुकाव होता है, इसलिए बीजेपी के पास एज है, या चूंकि कोविड का दौर गुजरा है, दमोह का एक इनके पास थोड़ा सा प्रॉफिटेबल मार्जिन है, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में है? कौन सर आपको लगता है कि आज की डेट में अगर हम देखें तो थोड़ा सा मार्जिन उसके पक्ष में है? देखिए, ये मुझे कहना मुझे उचित नहीं रहेगा कि मैं ये कहूं कि ये आगे हैं कि वो ये आगे हैं। मैं पहले कह चुका हूं कि तैयारी में बीजेपी आगे रहती है, तो निश्चित रूप से बीजेपी तैयारी में आगे दिख रही है। लेकिन असल फैसला जनता को करना है कि जनता किन चीजों को मुद्दा मानती है। कांग्रेस जिनको मुद्दा बताएगी उनको मानती है या नहीं मानती है, और कितना सही मानती है। कोविड भी है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, मुद्दे सारे हैं, लेकिन कांग्रेस उनको कैसे करती है और जनता उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है। बीजेपी सरकार में होती है वो कैसे जवाब देती है। ठीक है, मुद्दे बहुत हैं, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। महंगाई है, बेरोजगारी है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भरे पड़े हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस क्या उन असल मुद्दों को भुना पाएगी, या सरकार की जो काम किए हैं इस दौरान में, इस महामारी के दौर में, वो उस पर जनता ज्यादा भरोसा करेगी और बीजेपी पर ज्यादा भरोसा करेगी? क्योंकि कांग्रेस को मौका दे के देखा था। अब ये जनता तय करेगी कौन इस उपचुनाव का सिकंदर होगा, लेकिन यह तय है कि इस उपचुनाव को जो भी जीतेगा उसके हौसले आने वाले विधानसभा चुनाव में जबरदस्त होंगे, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सत्ता का सेमीफाइनल है, इसे कोई भी हल्के में नहीं ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी आपका, चौधरी राकेश सिंह जी आपका, और साथ ही साथ सतीश एलिया जी आपका इस डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।